नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 अध्याय नंबर 2 परमाणु संरचना के भाग 15 को शुरू करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको समझते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग सिद्धांत जो है वो दो बातों की व्याख्या नहीं कर पाया था। पहली थी कृष्णिका विकिरण और दूसरी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये दो चीज़ें थी जिनकी व्याख्या विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं हुई। तो अब हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने कृष्णिका विकिरण को समझा कि कृष्णिका विकिरण क्या है और किस तरीके से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करता है। फिर आज हम दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इसकी व्याख्या भी तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। तो आज हम क्वांटम सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझेंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये क्या है। तो चलिए पहले इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पहला बिंदु है सन 1887 में हर्ट्ज ने यह प्रभाव ज्ञात किया। हर्ट्ज के अनुसार जब एक निश्चित निम्न आवृत्ति की विकिरणों को एक धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, मान लीजिए एक धातु है, ये धातु है हमारे पास। इस धातु पर एक निश्चित निम्न आवृत्ति की विकिरणों को एक निश्चित यानी 100% फिक्स होनी चाहिए। जो भी आप डाल रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि कितनी है, वो पॉइंट्स में भी मतलब फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। कोई क्या होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी अगर आप डाल रहे हैं तो फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। फिक्स वैल्यू की एक फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं ना, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी। जब एक निश्चित निम्न आवृत्ति की विकिरणों को यानी विकिरणों को डाला आपने, ठीक है, आवृत्ति की विकिरणों को धातु की सतह पर यानी इस पे, ये धातु की सतह है ना, ये वाली सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। ये लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो गया। जैसे ही हमने सतह पर क्या डाली, निश्चित निम्न आवृत्ति की विकिरण डाली तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो गया। ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो निष्कासित होते हैं ना, धातु की जब इस पे विकिरण डाली जाती है तो इससे निष्कासित होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक
उदाहरण आपको मैं समझाना चाहूँगा। अब देखिए, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ये है, ये है धातु। ये क्या है? ये है धातु, ठीक है ना। अब इस धातु पर ये विकिरण डाली जा रही है, यहाँ से जो निकल रही है ना नीली नीली, ये विकिरण डाली जा रही है। देखिए लगातार विकिरण डल रही हैं इसके ऊपर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस धातु पर ये विकिरण कैसे डल रही है, ठीक है। और यहाँ से जो छोटे छोटे नीले नीले पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे उत्सर्जित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इस पर विकिरण पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आपको मैंने बताया कि एनिमेशन के थ्रू आपको बता रखा है कि ये धातु की एक प्लेट है, और ये धातु कौन सा है? सोडियम है ना। सोडियम धातु है। सोडियम धातु पर जब विकिरण पड़ती है ना, इस विकिरण की फ्रिक्वेंसी भी यहाँ दे रखी है। अगर आप देखें तो आवर्ती, इसे अपन क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं इसको। अभी आगे जाकर अपन समझेंगे, वो भी दे रखी है यहाँ पर। 8.19 गुणा 10⁻24 हर्ट्ज पर की विकिरण है। तरंग दैर्घ्य आप समझ सकते हैं, देखिए नीली रंग की तरंग दैर्घ्य है, और वेवलेंथ इसकी है 366 नैनोमीटर। तो और इस पर ये क्या करता है? उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन। बात सही है? इतना समझ में आया आपके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है कि कुछ धातु हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला, यानी एक निश्चित आवर्ती वाला प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, जैसा कि अभी अभी अपन ने उदाहरण में समझ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण बिंदु की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको परीक्षा की दृष्टि से और अपने समझने की दृष्टि से याद होने चाहिए। पहला जो बिंदु है वो है कि प्रत्येक धातु की एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है। उससे कम आवर्ती का प्रकाश उस पर डालने पर वह धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाता। धातु की यह निश्चित आवर्ती दहली आवर्ती V0 थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या होता है कि प्रत्येक धातु की, कोई भी धातु हो, उसकी एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है। अगर उस न्यूनतम आवर्ती की अगर आप उस पर विकिरण डालते हैं, किस पर? धातु की सतह पर आप उस न्यूनतम आवर्ती को डालते हैं, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्सर्जित होता है, उसमें से निकलता है, उसमें से मुक्त होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी मुक्त होगा जब आप उसमें से वो निश्चित न्यूनतम आवर्ती की विकिरण डालेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो वो उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये जो निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है किसी भी धातु की, उसको हम दहली आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली आवर्ती। दहली आवर्ती कहते हैं। इसे इंग्लिश में थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमने अलग अलग धातुओं की अलग अलग दहली आवर्तियाँ प्रदर्शित कर रखी हैं। जैसे सोडियम की होती है 4.40 गुणा 10⁻14। इतनी आवर्ती के आप जब डालेंगे तब भी जाकर उसमें से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। चलिए इस बात को अपन एक बार प्रूफ करके देखते हैं। इस बात का एक बार प्रूफ लेते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता। अभी जो अपन ने एक्सपेरिमेंट करा उसमें अपन 4.40 गुणा 10⁻14 आवर्ती लगा के देखते हैं, फिर उसमें से उत्सर्जित होता है कि नहीं। चलिए एक्सपेरिमेंट करें। जैसे देखिए, अपन ने यहाँ पर
एक धातु ले ली, कॉपर धातु ली है अपन ने, देखिए एक कॉपर धातु ली है। अब इस कॉपर धातु पे, और ये रही अपनी आवर्ती, ठीक है। आवर्ती को नोट करना। अभी अपन ने वहाँ पर पीछे जो आवर्ती देखी वो कितनी देखी, कॉपर की अभी देखी अपन ने 1.13 गुणा 10⁻15 हर्ट्स। इतनी अगर आप क्या डालते हैं, 1.13 गुणा 10⁻15 हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी की, इतनी आवर्ती की अगर आप विकिरण किसी कॉपर की धातु की सतह पर डालते हैं, तभी जाकर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वरन नहीं होगा। तो अभी देखिए, इस बात का प्रमाण भी ले सकते हैं कि यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी है, इतनी आवर्ती की यहाँ पर ये जो विकिरण है उत्सर्जित हो रही है। कितनी, 4.20 गुणा 10⁻14 यानी बहुत कम, है ना। अपनी कितनी, 1.13 गुणा 10⁻15 है अपना, है ना। अगर इतनी अपन क्या करेंगे, इतनी आवर्ती की अगर अपन इस पर विकिरण उत्सर्जित करेंगे, तभी जाकर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी निकल रहा है क्या इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए, नहीं निकल रहा ना। अब अपन क्या करते हैं, इसकी आवर्ती को एडजस्ट करते हैं। आवर्ती को एडजस्ट करते हैं ये ऊपर वाले पॉइंट से, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इससे अपन आवर्ती को एडजस्ट करेंगे। चलिए इसकी आवर्ती को एडजस्ट करते हैं। ये पॉइंट उठाया और यहाँ से अपन इसको बढ़ाते चलते हैं, 1.13 पर एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। 1.13 देखिए, अब आ चुके हैं अपन 11, 12, 13, 14। देखिए 14 पर आकर अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी 13 पर तो नहीं आया, 1.14 पर आकर इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो चुके हैं। कॉपर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आवर्ती कितनी है, 1.14 गुणा 10⁻15। और यहाँ पर आप तरंग दैर्ध्य भी देख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू भी देख सकते हैं, 263 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे थे। चाहे तो आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ बीच में रख दूँ तो देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अगर इसको सबसे लास्ट में भी ले जाऊँ तब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको 1.13 या 1.14 की तरफ लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं वैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू कर देते हैं, जिसका हमारे को पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इसमें से 1.14, यह इसकी क्या है, V0 है। V0 मतलब इसकी दहली आवर्ती है। क्या है ये, इसकी दहली आवर्ती है। दहली आवर्ती का मतलब क्या होता है, दहली आवर्ती का मतलब इंग्लिश में होता है थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर जिसकी विकिरण अगर धातु पर डाली जाए तो उस पर उसका निष्कर्ष, उसको मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों को जानते हैं। देखिए यहाँ पर अभी अपन ने जो एक्सपेरिमेंट करा कॉपर की, 1.13 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज पर अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे थे, उत्सर्जित होने लगे थे। तो ये जो आवर्ती होती है वही क्या कहलाती है, दहली आवर्ती कहलाती है। इसका सिंबल जो होता है वो होता है V0। सही है। चलिए अब अपन सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश के धातु से टकराने व इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में कोई अंतराल नहीं होता। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ रहे हैं अपन, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आ गया कि दहली आवर्ती किसे कहते हैं। अब दूसरा जो सेकंड बिंदु है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो समानुपाती होती है। समानुपाती होती है किसके,
प्रकाश की तीव्रता के, प्रकाश की तीव्रता के। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि अपन ने प्रकाश का कोई रंग चुन लिया, मान लो येलो रंग चुन लिया। कौन सा रंग चुन लिया? येलो रंग चुन लिया। तो येलो रंग की तीव्रता यानी हल्का, हल्के से और थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, तो ये डार्क होता जाता है ना, जो वो प्रकाश की तीव्रता कहलाती है, यानी उसका गाढ़ापन। यानी जैसे ही प्रकाश के रंग का गाढ़ापन अपन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रकाश को गाढ़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे जो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज बढ़ेंगे, यहाँ इसकी संख्या को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो भी बढ़ती जाएंगी। इसका कहना ये है। बात समझ में आई? चलिए अब अपन कुछ और बात को जानते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे अपन इसको समझते हैं। पहला तीसरा पॉइंट है, जब प्रयुक्त आवर्ती का मान, यानी कोई आवर्ती अपन डाल रहे हैं, ठीक है, प्रयुक्त आवर्ती यानी किसी भी आवर्ती के विकिरण को डाल रहे हैं का मान दहलीय आवर्ती से अधिक होता है। अगर मान लो ये धातु है अपने पास, इस पर अपन दहलीय आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती की क्या डाल रहे हैं? विकिरण डाल रहे हैं। दहलीय आवर्ती तो एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है ना, एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है दहलीय आवर्ती। लेकिन अगर हम उस निश्चित न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा क्या करते हैं? विकिरण डालते हैं किसी धातु की सतह पर, तो क्या होता है? तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। तो क्या होता है? इससे उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें क्या आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ये बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। जैसे अभी अपन ने पीछे देखा था ना, कितनी तेजी से गति कर रहे थे। तो क्या होता है? जैसे ही अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन क्या करते हैं, दहलीय आवर्ती से ज़्यादा की आवर्ती धातु पर डालते हैं, तो क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है और वो बहुत तेज़ी से वेग में उत्पन्न होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है, वो उसका संबंध बता रखा है। उसको देखिए कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवर्ती, यानी दहलीय आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती का जो प्रकाश अपन ने डाला था, जिसे अपन V से प्रदर्शित करेंगे, वो उस पर निर्भर करती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम KE यानी काइनेटिक एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ये किसके समानुपाती होती है? इसकी। ये निर्भर करती है, ये अभी समानुपाती नहीं कह रहा मैं, सॉरी। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? प्रयुक्त आवर्ती पर। यानी जो आवर्ती आपने डाली है, जो आवर्ती आपने V0 से ज़्यादा डाली है, यानी दहलीय आवर्ती से ज़्यादा डाली है, उस आवर्ती पर निर्भर करती है निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। पीछे हमने समझा कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो निर्भर करती है किस पर? तीव्रता पर। किस पर? प्रकाश की तीव्रता पर, है ना। मतलब समानुपाती होती है। निर्भर क्या? समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब आप जितनी तीव्रता बढ़ाओगे उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अब अपन को रिलेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो निर्भर करती है किस पर? प्रयुक्त आवर्ती पर। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण ऐसे दे सकते हैं अपन कि, इसका एक अच्छा सा उदाहरण दे सकते हैं अपन कि पोटेशियम के टुकड़े पर, एक पोटेशियम का टुकड़ा है, उस पर यदि लाल रंग के प्रकाश का किसी भी तीव्रता का प्रकाश डाला जाए तो भी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है ना। आप कुछ भी कर लो, आप ये ले लीजिए ये है एक पोटेशियम का टुकड़ा है। इस पोटेशियम के टुकड़े पर क्या करें आप? लाल रंग की तीव्रता की,
ये लाल रंग की लाल रंग के प्रकाश का किसी भी तीव्रता का प्रकाश डालें, गाढ़ा ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, आप देखेंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित ही नहीं होता। लेकिन तो भी इलेक्ट्रॉन निष्कासन नहीं होता। परंतु पीले रंग का प्रकाश, अब क्या करें आप क्या करें कि वो धातु लीजिए आप, ये जो पोटेशियम का टुकड़ा, इस पोटेशियम के टुकड़े पर क्या करें आप, पीले रंग का कोई सा भी ले सकते हैं, हल्का पीला लें, कोई सा भी लें, उससे मतलब पीले रंग का डालिए। और ये आप डाल रहे हैं पीले रंग का, कम तीव्रता पर भी आप इसमें देखेंगे, कम तीव्रता पर भी आप देखेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है। पोटेशियम धातु के लिए दहली आवर्ती कितनी होती है, 5.0 गुणा 10⁻14। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन में तीव्रता जो होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन नहीं होता है, परंतु पीले रंग का प्रकाश कम तीव्रता पर भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देता है। यानी जो आवृत्ति है वो मायने रखती है। आप कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीव्रता कोई भी हो, लाल रंग का ले लो या फिर जैसे कि अगर इसका एक्सपेरिमेंट देखें तो अपन चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए जैसे अभी अपन ने ये देखिए कॉपर धातु है, पोटेशियम धातु अपने पास है नहीं, इसलिए अपन उसका यूज़ नहीं कर रहे। अभी अपन ने कॉपर धातु है, कॉपर धातु ले रखी है। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, अभी कॉपर धातु की मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी, कितनी थी, 1.13 गुणा 10⁻15 थी। अब देखिए आप ऑरेंज कलर ले लीजिए, ठीक है, लाल रंग का प्रकाश लीजिए आप, ये देखिए प्रकाश का रंग कैसा है, ऑरेंज है ना। अब ऑरेंज को कितनी तीव्रता बढ़ा लीजिए इसकी, देखिए इसको कितना गहरा कर लीजिए, अभी गहरा करते जाइए, देखिए अब कितने ही गहरा कर ले, लेकिन इसमें से क्या नहीं निकलेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब इसकी आवृत्ति में चेंज होगा। आवृत्ति, जब आप इसकी आवृत्ति, जो इसकी प्रयुक्त आवृत्ति है, वो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उत्सर्जित होते हैं, वो दहली आवृत्ति कहलाती है। अगर आप उसकी दहली आवृत्ति पर नहीं ले जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए जैसे अब मैं इसकी दहली आवृत्ति पर इसको लेके जाता हूँ, दहली आवृत्ति 1.13 है, तो जैसे ही अपन 1.13 के करीबन आए तो देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो गए, शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे मैं इसको क्या करूँगा, जो फोटोन की डेंसिटी है, यानी फोटोन कितनी डेंसिटी से, मतलब स्पीड से अगर डालूंगा तो देखना गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये फोटोन की डेंसिटी में बढ़ा रहा हूँ, ये रही फोटोन की डेंसिटी, ये देखिए ये फोटोन की डेंसिटी है अपने। तो ये अगर जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे ये फोटोन की डेंसिटी, तो देखिए आप क्या होता है, आप खुद एब्जॉर्ब करें इसको। ये देखिए बढ़ा रहा हूँ मैं, ये फोटोन की खतरनाक डेंसिटी बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे खतरनाक तरीके से निकल रही है। यानी जैसे ही मैंने प्रकाश को तेज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज़्यादा हो चुकी है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंसी अपन ने कितनी रखी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपन ने 1.5 यानी दहली आवर्ती से थोड़ी ज़्यादा रखी है ना। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है, मतलब गतिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉनों की जो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, वो किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, प्रयुक्त आवृत्ति पर डिपेंड करती है। जितनी आप आवृत्ति को बढ़ाएंगे उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, समझ रहे। चलिए आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ पाए होंगे ढंग से। देखिए तो और खतरनाक गतिज ऊर्जा बढ़ गई, देखो गतिज ऊर्जा देख रहे हो आप। अब मैं डेंसिटी कम कर रहा हूँ ताकि आपको ढंग से दिख पाए। देखिए पहले अपन ने, ये देखिए ये इसकी दहली आवर्ती, एकदम समझना, ये इसकी दहली आवर्ती, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, इसकी दहली आवर्ती है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने दहली आवर्ती से आगे बढ़ा तो देखिए गतिज ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, इलेक्ट्रॉनों की वेग में परिवर्तन हुआ, और वो तेजी से क्या कर रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। देखो आप खुद देख लीजिए, पहले कितने कम तरीके से वो स्पीड में थे और अब कितनी तेज स्पीड में आ रहे हैं। ये किस पर निर्भर करता है, ये प्रयुक्त आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब v का मान यानी प्रयुक्त आवृत्ति का मान
जब प्रयुक्त आवर्ती का मान यानी जो अपन आवर्ती डाल रहे हैं उसका मान V0 से यानी दहलीय आवर्ती से ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गतिशील होने लगते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बात सही? चलिए, क्या आपको ये बात समझ में आई? अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। ठीक है, हमारी किस बात को, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की किस बात को तरंग सिद्धांत समझा नहीं पाया, ये आपको समझ में आया अभी तक? वो ये नहीं बता पाया कि ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है इसका मान क्या होता है ना। ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तो व्याख्या कर पाया। ये बात समझना आप कि हमारा जो तरंग सिद्धांत है वो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये वाली बात का तो कर पाया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता मतलब तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है ना। तो तरंग दैर्घ्य तरंग से रिलेटेड है। तरंग दैर्घ्य, तीव्रता किससे रिलेटेड है? लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य रिलेटेड किससे है? तरंग से। और तरंग किससे रिलेटेड है? तरंग सिद्धांत से। तो तरंग सिद्धांत से ये तो व्याख्या हो गई, तरंग सिद्धांत से ये तो व्याख्या हो गई कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समानुपाती होती है किसके? प्रकाश की तीव्रता के। लेकिन प्रकाश तरंग सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं हो पाई कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है इसमें परिवर्तन क्यों होता है, और होता भी है तो गतिज ऊर्जा का मान बताइए कि गतिज ऊर्जा का अगर हमारे को मान निकालना हो तो कैसे निकालें। तो इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने करी, जिसका अध्ययन अब अपन प्रारंभ करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, इसको अपन कॉपी में करेंगे तो इसको ध्यान से समझें। अब देखिए, क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कि क्वांटम ने किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी और प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसकी व्याख्या करी, उसकी व्याख्या करी जिसकी तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या नहीं हो पाई। और तरंग सिद्धांत द्वारा किस बात की व्याख्या नहीं की गई थी? गतिज ऊर्जा के मान की। गतिज ऊर्जा के मान की। ये जो गतिज ऊर्जा का मान है या गतिज ऊर्जा से रिलेटेड जो बातें हैं, ये जो हमारे मैक्सवेल सर हैं वो समझा नहीं पाए थे। इसलिए क्वांटम सिद्धांत द्वारा इस बात को समझाया गया कि किसी धातु के पृष्ठ पर जब विकिरण डाली जाती है तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा करने लगते हैं। जैसे जैसे हम उसकी आवर्ती बढ़ाते हैं, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा करने लगते हैं। तो ये जो गतिज ऊर्जा करने वाले इलेक्ट्रॉन है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान जब तरंग सिद्धांत द्वारा देने की बात आई तो कौन विफल हो गए? तरंग सिद्धांत विफल हो गया। तब क्वांटम सिद्धांत ने इसकी व्याख्या करी। अब जो हमारा क्वांटम सिद्धांत है ना, हमारा क्वांटम सिद्धांत हमारा जो क्वांटम सिद्धांत है वो किस बात पर बल देता है? वो इस बात पर बल देता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, चाहे वो कोई सी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हो, अल्ट्रावायलेट वेव्स हो, प्रकाश हो या फिर इंफ्रारेड हो, कोई सी भी हो, वो सब किससे बनी होती हैं?
ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन क्या होता है? ये होता है कण, यानी कणीय प्रकृति पर बल देता है क्वांटम सिद्धांत। तो कणीय प्रकृति पर जोर देता है। तो इस बात से हम आगे अब व्याख्या करते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान, गतिज निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान क्वांटम सिद्धांत ने किस तरीके से दिया या प्लांक ने किस तरीके से दिया। देखिए, उन्होंने इसके लिए ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण जो होता है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम का सहारा लिया। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार प्लांक ने कहा कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो प्रयुक्त फोटोन की ऊर्जा, प्रयुक्त फोटोन की ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं जो प्रकाश डाला जाता है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर होता है, माने फोटोन से मिलकर बना होता है। तो उन सबके फोटोन की ऊर्जा, जिसको अपन किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं, और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमने फोटोन की ऊर्जा निकालना सीखी थी, वो थी E बराबर hv, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? hv लिखेंगे, ठीक है। प्रयुक्त फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन, या इसको हम दहली आवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा, सॉरी आवर्ती नहीं, ऊर्जा। इसको, इन दोनों को कार्यफलन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको W0 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कार्यफलन क्या है? ये दहली ऊर्जा क्या है? इसको HV0 से भी बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। दहली ऊर्जा क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर टॉपिक डालते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। दहली ऊर्जा समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा दहली आवर्ती के बारे में। दहली आवर्ती क्या होती है? पहले, सबसे पहले मुझे ये बताइए। दहली आवर्ती वह निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है जिसकी अगर विकिरण डाली जाए किसी धातु की सतह पर, तब जाके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उसे अपन दहली आवर्ती कहते हैं। तो ये क्या होती है? निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है। अगर इस आवर्ती की विकिरण किसी धातु की सतह पर डाली जाती है, तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होते हैं, है ना। हम यहाँ पर बात करें दहली ऊर्जा की। दहली ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी निश्चित न्यूनतम आवर्ती से विकिरण पर डाली जाती है। जैसे कि दहली, अगर अपन को क्या निकालना है? दहली ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? दहली ऊर्जा निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? दहली ऊर्जा क्या होती है? दहली ऊर्जा यानी E, एक तरीके से मान लीजिए आप E0 मान लीजिए। वैसे इसको क्या W0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। E0 मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड कर पाएँ, ठीक है ना, आप फोटोन की ऊर्जा से कर पाएँ। तो दहली ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। दहली ऊर्जा क्या होती है? वह निश्चित
वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की है, ये जो ई नॉट है वो किसके समानुपाती होगी? वो किसके समानुपाती होगी? इसकी आवर्ती के। तो दहली ऊर्जा दहली आवर्ती के ही समानुपाती होगी, ये लीजिए। तो ई नॉट ये हटाएंगे, बराबर आएगा एच वी नॉट। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, दहली ऊर्जा का मान कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे। दहली ऊर्जा मैंने आपको बताया वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना। तो अपन ने यहाँ से ई नॉट यानी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली। तो अब अगर हम यहाँ साफ सुथरी से लिखना चाहें कि गतिज ऊर्जा यानी के ई बराबर होता है ई माइनस ई नॉट के, जहाँ पर के ई बराबर ई क्या है? एच वी। ई की वैल्यू क्या है? एच वी। ई क्या है यहाँ पर? फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा निकाल लिया अपन ने। और ई नॉट यानी कि दहली ऊर्जा, और दहली ऊर्जा कितनी निकाली अपन ने? एच वी नॉट। सही है, समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन क्या निकालते हैं? वैल्यू। देखिए के ई को ऐसे ही रखिए, यहाँ पर आप दोनों जगह एच कॉमन आ रहा है तो एच को बाहर ले लीजिए, वी माइनस वी नॉट हो गया। ठीक है, ये तो होगी एक बात। अगर ये पहली बात हो गई, ठीक है ना, एक ये सूत्र हो गया सरल तरीके से, है ना। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं अपन। कैसे? कि के ई इलेक्ट्रॉन, मतलब के ई को तो अपन ऐसे ही रखो, बाद में मैं इसका मान बताऊंगा। गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है, तो उस हिसाब से अपन इसको आगे करेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा इसको यहाँ पर ही देखिए। एच वी आवर्ती होती है। आवर्ती का सूत्र क्या होता है? सी अपॉन लेमडा माइनस यहाँ पर सी अपॉन लेमडा नॉट होगा। क्यों लेमडा नॉट होगा? अभी मैं आगे बताता हूँ। क्योंकि ये निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, ये निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी, है ना। और सी क्या है यहाँ पर? प्रकाश का वेग। ठीक है, आगे इसको अगर अपन सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि के ई नॉट हो गया, के ई नॉट बराबर एच का एच, यहाँ से देखिए सी कॉमन आ रहा है तो सी को बाहर ले लीजिए और अंदर लिख लीजिए 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। सही है, तो ये तो निकल गया अपना काइनेटिक एनर्जी। ये तो ये दो सूत्र हो गए अपने पास। कितने हो गए? ये दूसरा चीज हो गई। अब यहाँ पर सब के ई मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को अपन 9th कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9वीं कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर मास एम मतलब मास और वी यानी वेलोसिटी किसकी? उस पिंड की या उस कण की, ठीक है, जो गति कर रहा है। मतलब अपने केस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही तो गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का वेग, है ना, तो उससे निकाल सकते हैं अपन। तो ये एस सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके निकल कर आता है। जो लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है वो ये है, इसको आप ध्यान रखें। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ये रहा। v जो है इलेक्ट्रॉन का वेग ही तो है, और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन का वेग फाइंड कर सकते हैं। तो v को सिर्फ आप अपने पास रखें, इस पे से रूट भी हटा दें तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा ऊपर तो 2hc हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें, या एक बार को अपन क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू रख लेते हैं ना, इस सी को यहीं, जैसे ये अपन ने इसकी वैल्यू रखी थी फिर सी बाहर निकाला था ना, तो इसको डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, v माइनस वी नॉट ही लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में जब आप सवाल अपन करेंगे न्यूमेरिकल तब उसके अंदर कर लेंगे ये सब कुछ। ठीक है, और m यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये m यहाँ आ गया। सही है क्या? ठीक है, तो ये तो क्या निकल गया अपने पास? इलेक्ट्रॉन का वेग निकल गया। क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन का वेग निकल गया। देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक साफ पन्ने पर आपके लिए लिख देता हूँ
कि अपन ने क्या क्या निकाला। गतिज ऊर्जा निकाली अपन ने, गतिज ऊर्जा, है ना। क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से अपन ने गतिज ऊर्जा निकाली, और वो गतिज ऊर्जा अपन ने कैसे निकाली है कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच सी 1/λ माइनस 1/λ0। ये तो तब यूज़ लेना है जब आपको क्या क्या दे रखा हो, तरंग दैर्घ्य दे रखी हो, और क्या दे रखा हो। अच्छा, मैं आपको एक एक करके इन सबका मतलब भी बता देता हूँ कि क्या क्या है ये, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। तो सबसे पहले अपन लैम्डा का मतलब जानते हैं। लैम्डा ये क्या है, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य, आपतित फोटोन की तरंग दैर्घ्य है लैम्डा। यानी जो फोटोन आपतित हो रहे हैं यानी आ रहे हैं, है ना, जो धातु की सतह से टकरा रहे हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य है लैम्डा। लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट है दहली तरंग दैर्घ्य। क्या है, दहली तरंग दैर्घ्य। ये वह निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे भाई एच है। एच क्या है साहब, ये मैंने आपको बता रखा है, प्लांक नियतांक है ये। इस प्लांक नियतांक का मैंने आपको कितनी बार ही क्या बता दिया, मान बता दिया, 6.6 गुणा 10⁻⁻34 JS। ठीक है, ये इसका मान है, आपको ध्यान रखना है, जूल सेकंड, JS यानी जूल सेकंड। सी क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, ये क्या हो गया, इसका प्रकाश का वेग हो गया। बात सही। चलिए, ये बातें हैं, ये सारा है। m यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर v जो है वो है इलेक्ट्रॉन का वेग। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अभी अभी अपन ने एक सूत्र निकाला था इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था अपन ने, तो v बराबर क्या निकाला था अपन ने, v बराबर पीछे निकाला था 2h, क्या निकलता है, 2h v माइनस v0/m रूट में। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वेग है कि वेग कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन ने गतिज ऊर्जा निकालना सीख लिया है ना, गतिज ऊर्जा निकालना सीख लिया यहाँ से। बाकी मैंने गतिज ऊर्जा के 3-4 फॉर्मूले यहाँ भी बता दिए। यहाँ पर आप हाफ mv² लगाकर भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक ये रहा फॉर्मूला, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वेग का है, ये ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा के तो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इनसे निष्कर्ष क्या निकला, जो निष्कर्ष निकला ना वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, कि इन सारी बातों से अपन ने निष्कर्ष क्या निकाला कि क्वांटम सिद्धांत किस तरीके से व्याख्या करता है। इसको अपन बहुत ही 2-3 बिंदुओं में समाप्त करते हैं और इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, वो समझिए आप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए निष्कर्ष कि क्या क्या निष्कर्ष निकले। पहला तो ये निष्कर्ष निकला कि यदि प्रेक्षित फोटॉन्स की ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा, जो विकिरण आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम हो तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अगर दहली ऊर्जा से प्रेक्षित फोटॉन्स की ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, है ना। मैंने आपको दहली ऊर्जा बताई थी। अगर दहली ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जब जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगर दहली ऊर्जा से कम आता है,
दहली ऊर्जा से प्रेक्षित फोटॉन्स की ऊर्जा कम है तो आप समझ लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने विभिन्न धातुओं की दहली ऊर्जा दे रखी है आपको। आप इसे समझ सकते हैं कि लिथियम की 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, यहाँ पर ऊर्जा होती है ना। तो ये जो ऊर्जा है, अगर इससे कम की फोटोन की ऊर्जा हुई, जो प्रेक्षित विकिरण है, जो आपतित विकिरण है, जो किसी धातु पर, ये धातु पर अगर कोई विकिरण गिर रही है और इस विकिरण की ऊर्जा मान लो 2.42 से कम है, लिथियम धातु है ये, है ना, लिथियम धातु है, और इस पर अपन ने विकिरण उत्पन्न करी, तो ये विकिरण अगर 2.42 से कम है तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि यदि प्रेक्षित फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर है, मान लो बराबर है बिल्कुल, जैसे लिथियम है तो 2.42 इसकी दहली ऊर्जा है लिथियम की, और इसके इस पर आपतित जो ऊर्जा है उसका मान भी क्या है, 2.42 ही है, तो वो समझ जाना इलेक्ट्रॉन्स धातु की सतह से मुक्त हो जाएंगे, तब वहाँ पर मुक्त होने लग जाएंगे। फिर तीसरी बात कि यदि प्रेक्षित फोटॉन्स की ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज़्यादा है, मान लो जो फोटॉन्स की ऊर्जा अपन डाल रहे हैं वो दहली ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा है, यानी 2.42 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और उस गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीख लिया है। तो आशा करता हूँ ये निष्कर्ष निकलते हैं सारे के सारे, आपको निष्कर्ष याद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी, अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई त्रुटि हो तो वो भी आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।